Hello students, we have started this chapter and the name of the chapter is biotic resources. Okay, and half of the chapter we have done. Now today I will start the second part of this chapter. I hope you have understood about the topic which we had already started. In this chapter we have done that the forest. We have started the forest which I taught you about that forest also, like this tropical evergreen we have done. Okay, and second we have done tropical deciduous, and third we have done temperate evergreen. These three we have done. Now today we will start this fourth one. So let's start temperate deciduous. Now today we will check and see that what is temperate deciduous. So temperate deciduous, about now we will come to know what is this actually, and that now these forests are found in, now अभी आप यहाँ पे भी चेक करोगे कि ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं. न्यूजीलैंड में नंबर 1 है, जापान नंबर 2 है, नॉर्थ ईस्ट चाइना नंबर 3 में, नॉर्थ ईस्ट यूएसए नंबर 4 एंड सदर्न चिले नंबर 5. ओके, एंड इन द वेस्टर्न यूरोप नंबर 6. ओके, ये जो टेम्परेट डेसिड्यूस, ये सामने आपके सामने फोटो भी है, आप देख सकते हो किस तरह के हैं ये फॉरेस्ट होते हैं. इनकी 6 कंट्रीज में ये अब बताए गए अभी. तो अगर हम इनके बारे में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा इनके बारे में. दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन. ठीक है, नंबर पहले तो हमें क्या पता चला है कि ये अपने जो लीव्स हैं, पत्ते जो हैं, उनको क्या करते हैं, ये विंटर सीजन में इनके झड़ जाते हैं. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव थिक ट्रंक. अब इनका जो तना होता है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा ही थिक होता है. एंड ब्रॉड लीव्स, तो इनके जो पत्ते हैं वो भी क्या है, बहुत ज्यादा ही इनके ब्रॉड होते हैं. इनके जो लीव्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं. क्लियर. Okay, number third पे it is given there. Number 2 it is given about the broad leaves. Number 3 है they require moderate temperature and rainfall. इनको जो बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, बस मॉडरेट चाहिए होता है, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी. तो वेजिटेशन यहाँ पे क्या है, बीच, ओक, एश, फर, मैपल, केदार, पॉपुलर आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. ठीक है, ये इनका है मेन ट्रीज जो यहाँ पे मिलते हैं. तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कौन से एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं. एनिमल्स लाइक डियर, वीवर्स, वोल्व्स, फॉक्सेस, स्कल्स एक्सेट्रा आर कॉमनली फाउंड हियर. एंड मॉनर्स एंड फेसेंस आर द मेन बर्ड्स ऑफ द टेम्परेट डेसिड्यूस. ठीक है, ये एक ये है मॉनर्स एंड फेसेस. फेसेंस जो है ये मेन बर्ड्स जो है इस यहाँ के होते हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक. अभी हमारे पास जो नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे हम देखते हैं, ये है मेडिटेरियन वेजिटेशन. ओके, अब मेडिटेरियन वेजिटेशन में यहाँ पे हमें इन्होंने क्या बताया हुआ है. अब ये बताते हैं कि इट इज फाउंड, अब ये कहाँ मिलते हैं, इट इज फाउंड इन द एरियाज लाइक साउथ वेस्ट यूएसए, साउथ वेस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके, एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, साउथ फ्रांस, पोर्तुगल एंड ग्रीस. आपको इन्हीं में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, आपको एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यू से आपको पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं. ठीक है, तो आपको जो आंसर है आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, वो तो होगा अगर आपने इसको स्टडी किया होगा. तो इनके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अभी क्या है. करेक्टरिस्टिक्स ये बताते हैं कि दीज फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ ड्राई समर एंड वेट विंटर. इनके अगर ड्राई समर है तो भी, और अगर वेट विंटर है तो भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं. दे हैव ब्रॉड लीव्स, इनके भी जो लीव्स है वो भी टेम्परेट डेसिड्यूल फॉरेस्ट जैसे ही हैं, ब्रॉड है. दे हैव थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स. ठीक है, और उनकी जो लीव्स होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे वो वैक्स कोटेड होती हैं. ठीक है, प्रोटेक्टर सी होती हैं. मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. इनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. ऑर्चर्ड्स पता ना क्या होते हैं, जो इनके फ्रूट के जो गार्डन होते हैं जहाँ पे फ्रूट बहुत ज्यादा, उसको हम कहते हैं ऑर्चर्ड. तो इसको ऑर्चर्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में अलग अलग तरह के इनके यहाँ पे फ्रूट्स भी होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेमस वैरायटी के सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस होते हैं जो थोड़े से खट्टे से होते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एक्सेट्रा, ऑलिव्स, फिग, ऑक, पाइन्स, फॉर, केदार. ये जितने भी है ना, ये हमारी जो वुड होती है, ठीक है, ये उसकी टाइप्स होती है, आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन. क्लियर.
ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन की इम्पोर्टेंस और यूटिलाइजेशन क्या है? द फॉरेस्ट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। दे हैव सेवरल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्थेटिक, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अब नंबर 1 पे क्या है? दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो अभी यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे ऑक्सीजन होते हैं, हेल्प अस बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल्स एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज, और बाय रनिंग वाटर एंड ब्लोइंग विंड्स दे रिड्यूस फ्लड प्रॉब्लम्स। अब क्या है कि जो इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, वो ग्राउंड में इतने गहरे तक होती हैं कि वो ग्राउंड को अच्छे से पकड़ लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि चाहे फ्लड आने के चांसेस भी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा रेन हो तो भी जो वहाँ की जो सॉइल है वो नहीं बह जाती। फॉरेस्ट आर ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। अब क्या होता है कि जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे ह्यूमस भी होती है ना, ह्यूमिडिटी टाइप से, तो जहाँ पे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो सॉइल है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड लिवलीहुड टू मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड विलेजेस। ठीक है, फॉरेस्ट कम्युनिटी होगी, विलेजेस हो गए, उनको इनकी शेल्टर मिलता है, शेल्टर मिल के उनको वहाँ पे लकड़ी मिलती है और फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो ये सब उनके लिए बहुत फायदे वाला होते हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर्स टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। फॉरेस्ट लैंड इज यूज्ड एज पास्चर्स। पास्चर्स होते हैं जहाँ पे हम अपने जैसे गाय भैंसे इनको चराने के लिए जो जगह होती हैं, जो ग्राउंड्स होते हैं, उनको पास्चर्स कहते हैं। एंड मेडोज फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड शेप। दे ऑल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, टिम्बर होगी लकड़ी, फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड जो हम जलाने के काम करते हैं, फोडर जो पशुओं को चारा होता है, ऑयल, लैगम, चारकोल, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स। ओके, और यहाँ पे ट्रोपोटाइन ऑयल, वार्निशेस, पल्प एंड पेपर, हनी, फ्रूट्स, beeswax and beeswax and various other useful products, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो many minerals are obtained from the forest। मिनरल भी बहुत होते हैं फॉरेस्ट में। they are the home of various hill stations which attract a large number of tourists। अब हिल स्टेशन भी वहाँ पे बहुत होते हैं कि जो अब लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं। इन दिस वे दे आर हेल्पफुल टू अर्न ग्रेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। रेवेन्यू होता है पैसा आना, टैक्स मिलना, ठीक है, जितना भी टूरिस्ट वहाँ पे आएगा उतना ही गवर्नमेंट को फायदा होता है। फॉरेस्ट आर अ प्लेस ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होते हैं, हम इसको हिंदी में कहते हैं मनोरंजन, जहाँ पे हम थोड़ा सा जाके कुछ मनोरंजन करें, ठीक है, नाच गाना हो गया या कुछ भी अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें। अभी नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन इम्पैक्ट। अभी इसमें इन्होंने दिया है कि जो ह्यूमन इम्पैक्ट है कि ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। पहले हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, अभी हमारे पास है ह्यूमन ह्यूमन इम्पैक्ट। अभी इसमें बता रहे हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है। दस द फॉरेस्ट कैरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन बींग्स लाइफ, बट ह्यूमन बींग्स आर ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटिंग द फॉरेस्ट टू मीट। अब क्या कहते हैं, इंसान क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ऑन देयर डिमांड्स। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो मेन कॉज फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अब इससे क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। अब लोग क्या करते हैं, जंगलों में से उन लकड़ी को बिल्कुल काट देते हैं, फिर उनको फार्मिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, अपने जो गाय हैं उनको, शीप को चराने के लिए भेजते हैं। इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स, और न्यू बिल्डिंग्स भी बन जाती है वहाँ पे। द ह्यूज रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ट्री है उनको काटा जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। क्लियर। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास दिया है कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे ही जंगलों को काटा जाएगा तो उसका मिनकी क्या नुकसान हो सकते हैं। अभी हम उसके यही देखेंगे कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, बहुत ज़्यादा जंगलों को काटने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि जो सॉइल इरोजन है ऑन अ लार्ज स्केल, सबसे पहले जो मिट्टी है वो निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे पानी होगा वो जड़ें जो है पेड़ों की, उसमें से मिट्टी खुदना शुरू हो जाती है। सॉइल क्रीपिंग, मिट्टी खिसकती है, आगे आगे को चली जाती है, वहाँ पे खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज रन ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा आता है। डिक्रीज सीपेज एंड अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी लेवल कम हो जाती है। डिक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल जो है बारिश वो भी कम हो जाती है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट,
फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स और जो प्लांट्स है जहाँ पे उनका रहने की जगह वो भी है, वही उनकी कम हो जाती है। मैनी ऑफ इम्पोर्टेंट स्पेसीज हैव बिकम वल्नरेबल। बहुत सी इंपॉर्टेंट स्पेसीज जो है, बहुत से ऐसे जानवर जो है जो अभी तक लुप्त हो रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, आग लग जाती है जंगलों में। सुनामी, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड लैंडस्लाइड्स आर some of the human and natural activities that also cause deforestation। इन सब से भी क्या होता है, डिफोरेस्टेशन, जंगल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो आपने आग लगी यहाँ पे सुनामी आ गई। तो टू कंट्रोल द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन, द कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज एसेंशियल। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये जो बहुत ज्यादा इनको जरूरी है इनको बचाना। तो नेक्स्ट हमें दे रहे हैं ये कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, अब इसमें हमें ये बताया गया है। तो वो कहते हैं कि द कंजर्वेशन of natural vegetation means rational utilization of the resource. Since forests are primary importance, it is necessary to practice conservation at home to protect forests globally। अब कहते हैं कि हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर, जो हमें क्या क्या किस किस तरह से हम जो फॉरेस्ट है उनको बचा सकते हैं। तो पहला उन्होंने हमें दिया है कि एफॉरेस्टेशन होता है जितना हम मिलके वहाँ पे प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं, उनको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। अगर प्लांट्स को काट देते हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। मीन्स बैक द प्रीवियसली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड टू फॉरेस्ट। अब उसको फिर से मिलकी जो फॉरेस्ट उसको बनाना, जो लैंड क्लियर हो गई है। इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल एंड रिस्टोरिंग इकोलॉजी the region. Care should be taken to avoid planting of a single species of trees in the afforested areas। तो अब क्या है कि उन एरियाज में हमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्लांट्स लगाने की ज़रूरत होती है। दूसरा हमें क्या है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। किस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये भी हमें पता हो कि हमें किस चीज़ की अवेयरनेस चाहिए। कि अवेयरनेस क्या है हमारे पास, कि मास अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ forest resources, particularly among people and still dependent on forest resources। कि लोगों को जो बिल्कुल जंगल पे ही निर्भर है उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता मीन्स कि यहाँ पे टू क्रिएटेड अबाउट द एफॉरेस्टेशन, कि जंगल काटने में नहीं, जंगल को और ज़्यादा बढ़ाने में विश्वास होना चाहिए। पीपल should also be aware of the important role played by forests पर्टिकुलरली इन मॉडरेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। अभी अर्थ का क्लाइमेट अगर हमें मेंटेन रखना तो हमें फॉरेस्ट जो है उनको और ज़्यादा इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंटिंग मेजर्स। अब प्रिवेंटिंग मेजर्स हम क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एडिक्वेट प्रिवेंटिंग मेजर्स शुड बी टेकन नॉट टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। कहते हैं कि मान लो कि यहाँ से लेके मान लो कि कुछ एरिया जो है वो एक लिमिटेड एरिया है फॉरेस्ट का, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये यहाँ से एरिया है और ये एरिया एक फॉरेस्ट का एरिया है। तो इस एरिया के आसपास या इस एरिया के आगे तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी लोग वहाँ पे बस्ती नहीं होनी चाहिए, दूर दूर तक मिलके दूर जाके बसे होने चाहिए। तो इस तरह से ये बता रहे हैं। तो आगे दिया उन्होंने कि IUCN। अब IUCN क्या है, ये बता रहा है हमें कि IUCN के बारे में कि द वर्ड ये है कंजर्वेशन यूनियन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मीन कि इन चीज़ों को बचा के रखना इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। द यूनियन ब्रिंग्स टुगेदर 83 स्टेट्स। अब उन्होंने क्या किया, 83 स्टेट्स वो इकट्ठी हो गई हैं। 110 गवर्नमेंट एजेंसीज, मोर देन 800 NGOs एंड सम 10,000 scientists and experts from 181 countries, a unique worldwide partnership। अब क्या है कि सभी ही क्या कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए क्योंकि अब वो इस धरती को बचाना चाहते हैं, जंगलों को बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हैबिटेट प्रोटेक्शन। अब हैबिटेट प्रोटेक्शन में क्या है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, हमें पता है कि हमें शेल्टर देते हैं, स्पाइसेस मिलती है हमें, विच कैन नॉट ग्रो एल्सवेयर, हर जगह नहीं उगाई जाती। Thus, forest needs to be protected to save our precious and vulnerable species of tree। तो जो पेड़ों से हमें जितना भी कुछ मिलता है, इतना कीमती जो चीज़ें मिलती है, उसको बचाने के लिए हमें जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट हमें ये आगे दिया हुआ है कि
लीगल जो है मेजर्स वो क्या है, तो लीगल मेजर्स में क्या है कि लाइक फॉरेस्ट एक्ट्स should be formulated by the government. Creation of parks, hunting, chemical and other effluents causing death of plants should be controlled by imposing several legal acts. कहते हैं जिस तरह से कोई किसी कारण भी अगर प्लांट्स खत्म हो जाते हैं तो इसके लिए भी एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अभी नेक्स्ट हमारे पास दिया है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है इसमें है कि वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं हमारे पास, एनिमल्स, बर्ड्स है ना, एंड अदर ऑर्गेनाइजिज्म्स दैट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्योंकि उनका घर ही क्या है, जंगल होते हैं। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट of our ecosystem. A huge number of animals, birds, reptiles and other microorganisms live in the thick forested area. ये सब कहाँ रहते हैं, thick forested area में रहते हैं। Forest contains a wide range of animals, from single-celled creatures like amoeba to more complex and big animals like elephant. Within the natural habitat, plants and animals live together and interact with each other to meet their requirements, है ना, वो एक दूसरे से मिलते हैं अपने requirements को पूरा करने के लिए। The India has different types of animals, birds, reptiles, amphibians, mammals, fishes, insects and worms, etc. India has about 89,000 species of animals and 1,200 species of birds. These animals are collectively known as the wildlife or fauna of the country. Thus, it can be said that the fauna of a country refers to the forms of animals lives in a country. It is considered that around 80% of all wildlife species of the world find representation in India. ये बताया कि कितने हमारे इंडिया में एनिमल्स हैं और कितनी स्पेसीज जो वो बर्ड्स के हैं। तो बर्ड्स की स्पेसीज हमें पता चली कि वो कितनी है, एक 1200। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हमने इसको कवर किया। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फॉरेस्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। फर्स्ट है अफ्रीका में देखिए हमारे पास क्या है, एलिफेंट्स, हिपोपोटामस, ओके, रेनोसॉर्स, क्रोकोडाइल्स, डियर, जिराफ्स, जेब्रा, चीतास एंड लेपर्ड्स। ये आपके लिए सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका में क्या कौन कौन से पाए जाते हैं, रेंडियर, आर्टिक फॉक्सेस, पोलर बियर्स, ओके, देन कैबो, मूज एंड माउंटेन लायंस। साउथ अमेरिका में कौन कौन से ये है जो एनिमल्स मिलते हैं, रेहा, कॉन्डोर और एंटीडियर्स। This is armadillos and lambs and anaconda, monkeys and जोग्रोस। ओके, एशिया में हमारे पास है मंकीज, टाइगर्स, लॉथ्स, एलिफेंट्स, लाइन्स, रेनोस, बियर्स, लाइन्स, मिक्स, मस्क, आर्क, पीकॉक, क्रेन्स एंड ये हमारे पास लास्ट में है हेरॉन्स। और यूरोप में है वुल्व्स, वाइल्ड बोर, शेप, रैबिट्स, फॉक्स, स्काईलार्क्स एंड branches. These all are the animals which in which countries they are found. The next we have Australia, emu, kangaroo and wallaby, then kombabura and laughing jackals. Next हमारे पास अंटार्कटिका में है क्रिल्स, whales, penguins and snow petrels. Okay, these all are the animals which are found there in that in different countries. Okay, till here we will do, and next we will see in the next session. Thank you so much. And you have to read all the chapter. Clear?